बोवाइन एफेमरल फीवर कैटल और वाटर बफेलो में होने वाली इंसेक्ट ट्रांसमिटेड नॉन कंटेजियस वायरल सिकी है जो अफ्रीका, मिडिल ईस्ट, ऑस्ट्रेलिया और एशिया में मौजूद है। केप बफेलो, हार्टेबीस्ट, वाटरबक, वाइल्ड बीस्ट, डियर और शायद गोट्स, शीप और गैजल्स में इनअपेरेंट इन्फेक्शन डेवलप हो सकते हैं। कुछ दूसरी एंटेलोप स्पीशीज, जिराफ और यहां तक कि पिग्स और एलिफेंट में भी एंटीबॉडी का लो लेवल रिकॉर्ड किया गया है, हालांकि इसकी स्पेसिफिसिटी अभी तक कंफर्म नहीं हुई है। बोवाइन एफेमरल फीवर वायरस BFV को रब्डोविरिडे फैमिली सिंगल स्ट्रैंडेड नेगेटिव सेंस RNA में एफेमेरोवायरस जीनस का मेंबर माना जाता है। यह वायरस ईथर सेंसिटिव है और pH 5 से कम या 10 से ज्यादा होने पर आसानी से इनॉनसेटिवेट हो जाता है। हालांकि BFV को दुनिया भर में एक ही सेरोटाइप के रूप में मौजूद माना जाता है, लेकिन एंटीजेनिक वेरिएशन क्रॉस न्यूट्रलाइजेशन टेस्ट, मोनोक्लोनल एंटीबॉडी पैनल और एपिटोपी मैपिंग से दिखाया गया है। कई क्लोजली रिकम्बेंटेड एफेमेरोवायरस जैसे बेरिमाह वायरस, किम्बरली वायरस, मलाकल वायरस, एडिलेड रिवर वायरस, ओबोदियांग वायरस, पुचोंग वायरस, कोटनकन वायरस, कूलपिन्या वायरस, हेफर वैली वायरस और माविंगोनी वायरस की पहचान की गई है। हालांकि इनमें से सिर्फ कोटनकन वायरस नाइजीरिया में आइसोलेट किया गया और हेफर वैली वायरस इजराइल में आइसोलेट किया गया। कैटल में क्लिनिकल एफेमरल फीवर से जुड़े हुए हैं 1. BFV को इन्फेक्टेड से ससेप्टिबल कैटल में IV इनूवरलेशन से ट्रांसमिट किया जा सकता है। फेब्राइल स्टेज के दौरान कलेक्ट किए गए 0R और 5 ml ब्लड जितना कम भी इन्फेक्टिव होता है। आज तक वायरस कल्चर से मिले वायरस से इन्फेक्शन कभी सफल नहीं हुआ है। हालांकि इस वायरस को कई ओवरएलिकॉइड्स स्पीशीज और फील्ड में कलेक्ट किए गए एनोफेलाइन और ओवरएलिसाइन मॉस्किटो स्पीशीज से रिकवर किया गया है, लेकिन मेजर वेक्टर्स की पहचान अभी तक साबित नहीं हुई है। कॉन्टैक्ट या फोमाइट्स से ट्रांसमिशन नहीं होता है। यह वायरस रिकवर हुए कैटल में लंबे समय तक नहीं रहता है, हालांकि इसे विरेमिया के बंद होने के 1 हफ्ते बाद लिम्फॉइड टिश्यू में डिटेक्ट किया गया है। इन्फेक्शन से लॉन्ग टर्म इम्यूनिटी मिलती है। हालांकि बोवाइन एफेमरल फीवर की मोर्बिडिटी रेट ज्यादा 80% है, लेकिन मोर्टेलिटी रेट काफी कम 1 से 2% है। हाइटर जानवर कुछ दिनों में अपने आप ठीक हो जाते हैं। इस सिकी का स्प्रेड, भौगोलिक रेंज और गंभीरता साल दर साल बदलती रहती है और एपिडेमिक समय समय पर होते रहते हैं। एपिडेमिक के दौरान यह तेजी से फैलता है। कई जानवर कुछ दिनों या 2-3 हफ्तों के अंदर प्रभावित हो जाते हैं। बोवाइन एफेमरल फीवर ट्रॉपिक्स में वेट सीजन में और सब ट्रॉपिक्स या टेम्परेट रीजन्स में गर्मी से ऑनसेटी पतझड़ तक सबसे ज्यादा फैलता है, जब स्थितियां बाइटिंग इंसेक्ट्स के मल्टीप्लिकेशन के लिए अच्छी होती हैं। यह सर्दियों में अचानक गायब हो जाता है। वायरस का स्प्रेड हवा और एनिमल्सों के ट्रांसपोर्टेशन से जुड़ा हुआ लगता है। मोर्बिडिटी रेट 80% तक हो सकती है। कुल मोर्टेलिटी रेट आमतौर पर 1%, 2% होती है। हालांकि यह दूध देने वाली कावों, अच्छी कंडीशन वाले सांडों और मोटे स्टीयर्स में ज्यादा 10%, 30% हो सकती है। हालांकि कई देशों में आउटब्रेक में रिपोर्ट की गई कुल मोर्टेलिटी रेट 10% से ज्यादा हो गई है। बोवाइन एफेमरल फीवर के क्लिनिकल साइन जो अचानक होते हैं और जिनकी गंभीरता अलग अलग होती है, में ये शामिल हो सकते हैं। बाइफेजिक से पॉलीफेजिक फीवर, चालडिगी इटासारिडिक्सी, वोइसोडिगी ओसाटसाडिगी एफ, कंपकंपी, भूख न लगना, आंखों से पानी बहना, नाक से पानी बहना, लार टपकना, पल्मोनरी एम्फिसीमा, दिल की धड़कन बढ़ना, तेजी से सांस लेना या सांस लेने में अंटिलीफ फोरस्टोमच का लोवजोर होना, सुस्ती, अकड़न और लंगड़ापन, दूध की मात्रा में अचानक लोवी वाटर बफेलो में क्लिनिकल साइन आमतौर पर कैटल की तुलना में हल्के होते हैं। प्रभावित कैटल 8 घंटे से लेकर 1 हफ्ते से ज्यादा समय तक लेटे रह सकते हैं। कुछ जानवर सचमुच लकवाग्रस्त हो जाते हैं। रिकवरी के बाद दूध का उत्पादन तब तक नॉर्मल लेवल पर वापस नहीं आ पाता जब तक अगला लैक्टेशन न हो। गर्भपात की कुछ अनौपचारिक रिपोर्टेडें हैं। ये सिकी का इनडायरेक्ट नतीजा हो सकती है, क्योंकि वायरस प्लेसेंटा को पार नहीं करता या गाय की फर्टिलिटी को प्रभावित नहीं करता। सांड, भारी कैटल और ज्यादा दूध देने वाली डेयरी कावें सबसे ज्यादा प्रभावित होती हैं। हालांकि कुछ दिनों में अपने आप रिकवरी हो जाती है। सांडों में मसल मास कम होने और फर्टिलिटी घटने से ज्यादा धीरे धीरे नुकसान हो सकता है। बोवाइन एफेमरल फीवर एक इन्फ्लेमेटरी सिकी है। सबसे आम लीजन्स ये हैं: प्लूरल, पेरिकार्डियल और पेरिटोनियल सतहों को प्रभावित करने वाला पॉलीसेरोसाइटिस, सेरोफिब्रिनस, पॉलिसिनोविटिस, पॉलीआर्थराइटिस, पॉलीटेंडिनाइटिस और सेल्यूलाइटिस। स्केलेटल मस्कल्स का फोकल नेक्रोसिस, पेरिफेरल नर्व्स और ब्रेन में हिस्टोमॉर्फोलॉजिकल एबनॉर्मेलिटीज भी डिटेक्ट की गई है। लिम्फ नोड्स और फेफड़ों का जनरलाइज्ड एडिमा, साथ ही एटेलेक्टेसिस भी मौजूद हो सकता है। बोवाइन एफेमरल फीवर का डायग्नोसिस लगभग पूरी तरह से एपिडेमिक में क्लिनिकल साइन पर आधारित होता है।
बीमार और प्रभावित झुंड में दिखने में स्वस्थ कैटल से पूरा ब्लड कलेक्ट किया जाना चाहिए और यह 2 एयर ड्राइड ब्लड स्मीयर एंटीकोएगुलेंट EDTA नहीं में 5 ml पूरा ब्लड और लगभग 10 ml सीरम देने के लिए काफी होना चाहिए। ब्लड स्मीयर पर डिफरेंशियल WBC काउंट अनुमानित फील्ड डायग्नोसिस को सपोर्ट या रिफ्यूट कर सकता है। हाइटर क्लिनिकल केस न्यूट्रोफिलिया से जुड़े होते हैं जिनमें कई इमेच्योर फॉर्म मौजूद होते हैं, हालांकि यह पैथोग्नोमोनिक नहीं है। प्लाज्मा फाइब्रिनोजेन फीवर के पीक वाले दिन बढ़ता है और कम से कम 7 दिनों तक बढ़ा हुआ रहता है। फीवर शुरू होने के 1 दिन बाद हाइपोकैल्सीमिया हो सकता है। समय पर लेबोरेटरी कंफर्मेशन हाइटर PCR ऐसे और शायद ही कभी वायरस आइसोलेशन से किया जाता है। सीरम न्यूट्रलाइजेशन बाद में डायग्नोस्टिक होता है। 2-3 हफ्ते के अंतराल पर कलेक्ट किए गए पेयर्ड सीरा के बीच एंटीबॉडी टाइटर में 4 गुना बढ़ोतरी इन्फेक्शन की पुष्टि करती है। वायरस को डेफिब्रिनेटेड ब्लड के साथ मॉस्किटो एडीज एल्बोपिक्टस सेल कल्चर के इनूवरलेशन से सबसे अच्छी तरह आइसोलेट किया जाता है, जिसके बाद 15 दिनों के बाद बेबी हैमस्टर किडनी BHK21 या BHK-BSR या मंकी किडनी वेरो सेल कल्चर में ट्रांसफर किया जाता है। सकलिंग माइस का इस्तेमाल इंट्रासेरेब्रल इनूवरलेशन से प्राइमरी आइसोलेशन के लिए भी किया जा सकता है। आइसोरेकम्बेंटेड वायरस की पहचान PCR, एसे और सीक्वेंसिंग, स्पेसिफिक BEFV एंटीसेरा का इस्तेमाल करके न्यूट्रलाइजेशन टेस्ट और स्पेसिफिक मोनोक्लोनल एंटीबॉडी का इस्तेमाल करके इलाइसा से की जाती है। बोवाइन एफेमरल फीवर का सबसे असरदार इलाज पूरी तरह से आराम करना है और ठीक हो रहे एनिमल्सों पर स्ट्रेस नहीं डालना चाहिए या उन्हें काम पर नहीं लगाना चाहिए, क्योंकि सिकी फिर से हो सकती है। NSAIDs जैसे कार्प्रोफेन ACE-5 4 mg Kg SC 1 बार, केटोप्रोफेन 3 mg Kidu IM हर 24 घंटे में 2-3 दिनों तक, जैसे कि जुरिडिक्शन द्वारा कैटल के लिए लेबल किया गया है, इलाज की शुरुआत में दिए जाते हैं। ऑरल डोजिंग से बचना चाहिए जब तक कि निगलने की क्षमता काम न कर रही हो। हाइपोकैल्सीमिया के क्लिनिकल साइन का इलाज मिल्क फीवर की तरह ही किया जाता है। सेकेंडरी इन्फेक्शन को कंट्रोल करने के लिए एंटीमाइक्रोबियल ट्रीटमेंट और आइसोटोनिक फ्लूइड्स से रिहाइड्रेशन जरूरी हो सकता है। लोवोशियली उपलब्ध लाइव एटेन्यूएटेड वायरस वैक्सीन और इनोनसेटिवेटेड BEFV वैक्सीन की इफेक्टिवता के डेलिये में विरोधाभासी सबूत हैं। हालांकि ऑस्ट्रेलिया में एक एटेन्यूएटेड BEF वैक्सीन ने ज्यादा इफेक्टिवता दिखाई, लेकिन दूसरे देशों की रिपोर्टें उसी वैक्सीन की कम इफेक्टिवता बताती हैं। इनोनसेटिवेटेड वायरस वैक्सीन ने विरुलेंट वायरस से ऑन्स एक्सपेरिमेंटल चैलेंज के खिलाफ लॉन्ग टर्म प्रोटेक्शन नहीं दिया है और यह स्थायी इम्यूनिटी की गारंटी नहीं दे सकता है। फील्ड स्टडीज में वे कम से कम 3 वैक्सीनेशन के बाद सिर्फ 50% असरदार थे। हालांकि एक सब यूनिट वैक्सीन जो फील्ड और लेबोरेटरी चैलेंज से बचाती है का वर्णन किया गया है, लेकिन यह लोवर्शियली उपलब्ध नहीं है। वेक्टर कंट्रोल की इफेक्टिवता अनिश्चित बनी हुई है क्योंकि इंसेक्ट वेक्टर्स की पूरी तरह से पहचान नहीं हो पाई है। ऐसा कोई सबूत नहीं है कि इंसान बोवाइन एफेमरल फीवर वायरस से इन्फेक्ट हो सकते हैं।